अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकेंड ईयर एंड फोर्थ टॉपिक है पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक हमने पार्टनरशिप के 3 टॉपिक पढ़े थे, अभी 4 टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो पार्टनर्स आपस में उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अकेला शख्स कारोबार करता है, ठीक है ना, तो उसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो अकेले का होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 से 3 लोगों की कोई पार्टनरशिप है और वहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो एग्रीमेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। उस एग्रीमेंट में ये हो सकता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो बिगनिंग कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या वो ये कहेंगे कि एंडिंग कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या वो कहेंगे कि एवरेज कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या वो एक एग्रीड रेशियो बना देंगे। मतलब ना वो बिगनिंग होते हैं, ना एंडिंग होते हैं, ना एवरेज होते हैं। मतलब अपने पास से कोई एक रेशियो बना लेते हैं, वो एग्रीड रेशियो कहलाते हैं। या इक्वली ये जब आता है जब एक पार्टनरशिप बन जाती है और कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाता कि यार आगे चल के जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनरशिप में तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो वहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग फिर चला जाता है। और लो ये मतलब लो क्या होता है इसका, जब भी पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं बना कि आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है अगर एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसमें तो ये होगा कि बिगनिंग कैपिटल रेशियो, एंडिंग कैपिटल रेशियो, या एवरेज रेशियो, एवरेज कैपिटल रेशियो, या एग्रीड रेशियो। और अगर वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं बना सो फिर वहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो इसके क्वेश्चन जो होते हैं पेपर्स में वो किस तरीके से होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। A, B and C are partners with capital balances of rupees 80,000, rupees 60,000 and rupees 40,000. Respectively, capital are fixed and partners use the current accounts. The partnership deed provides. अच्छा देखें, जब भी क्वेश्चन में आपके पास ये आए कि कैपिटल आर फिक्स एंड पार्टनर्स यूज करें करंट अकाउंट, कभी पार्टनर यूज करेंगे करंट अकाउंट और कभी यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट, तो इसका एक माइनर से इफेक्ट पड़ता है और वो एंट्रीज पे पड़ता है। सो जब हम एंट्रीज पर आएंगे तो जब देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं देखी है, तो जब भी फिक्स हो या एक नाम और होता है फ्लक्चुएटिंग, तो जब भी ये 2 नाम अगर आ जाएं तो फिर इसका एक माइनर से इफेक्ट पड़ता है, वो एंट्रीज पे पड़ेगा। जब हम एंट्रीज बनाएंगे सो जब जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। कहाँ पर थे हम? फर्स्ट, 7% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बैलेंस। Second, A and B will receive a monthly salary of rupees 2,500 and 3,300 respectively. Mr. C will receive annual commission rupees 10,000. Remaining profit and loss is to be distributed among the partners. Capital at start ratio. कोई भी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा सो वो कैपिटल एट स्टार रेशियो, मतलब जो बिगनिंग कैपिटल, स्टार्ट का कैपिटल कौन सा होता है? बिगनिंग कैपिटल, उससे हम जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ड्राइंग वर एज अंडर ए को रुपीज 20,000, बी 12,000 एंड सी 15,000। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड वॉज रुपीज 1,25,000। रिक्वायर्ड ए है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड बी है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द पार्टनर ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 ही होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड एंट्रीज। एंट्रीज हम क्या करते हैं, जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर इनकी ड्राइंग है तो वो उसकी एंट्री बनेगी। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में ये सारी जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये जो टॉपिक है ये तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो, बात खत्म। तो बहुत स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी लगता है कि बस इसमें जो होगा ये होगा कि भाई नेट इनकम हमें दी जाएगी, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से और हम उसकी जय एंट्री बना लेंगे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि नेट इनकम फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी एक पार्टनरशिप में उसकी नेट इनकम आई 50,000, ठीक है, आ गए। लेकिन पार्टनर्स कहेंगे यार इसको जो रेशियो हमारे, इस रेशियो से हम क्यों बांटें, क्योंकि किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल ड्यूटी दी होती है, ठीक है। अगर ये कोई सेल वगैरह की, अगर कोई सेल वगैरह का कारोबार कर रहे हैं तो कोई चीज़ वगैरह अगर सेल हो जाती है तो उस पर कमीशन होता है, तो एक पार्टनर को वो कमीशन जा रहा होता है, ठीक है। और जब पार्टनर्स किसी बिजनेस में जो है किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कैपिटल जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको एक इंटरेस्ट मिलता है और वो तीनों पार्टनर्स को होगा। अगर जितने ही पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर को होगा। तो ये अलग अलग जो है वो चीज़, मतलब प्रॉफिट से हट की चीज़ें भी जो है ना पार्टनर्स को जारी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो ये है कि 7% इंटरेस्ट जा रहा है,
ठीक है। ए एंड बी जो है रिसीव करें मंथली सैलरी। भाई ये सैलरी क्यों रिसीव कर रहे हैं, ये तो ऑनर है। सो यहाँ पर क्या होता है कि कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल ड्यूटी दे देते हैं एम्प्लॉयज़ की तरह, तो फिर जो है वो अपने जो है वो एक सैलरी के तौर पे जो एक अमाउंट मांगते हैं कि भाई हमें पे करें क्योंकि हमने एडिशनल ड्यूटी दी प्रॉफिट से हट के, ठीक है। फिर मिस्टर सी विल रिसीव एनुअल कमीशन। कोई चीज़ वगैरह जो वो सेल करवा दी होगी उस पर कमीशन होता है, किसी भी तरह का कोई काम कर दिया होगा उसका कमीशन होता है, तो ये प्रॉफिट से हट कर होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि 50,000 का जो है वो प्रॉफिट है। तो जब पार्टनर्स में जब इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का टाइम आया तो पार्टनर्स ने कहा कि हमने जो है वो अलग अलग एडिशनल ड्यूटी भी परफॉर्म की थी, तो उसका भी तो हमें पैसा मिलना चाहिए ना। तो उसी जो है वो नेट इनकम जो भी होती है, नेट इनकम हो या नेट लॉस हो, उसी में से जो है वो ये जो जितनी भी सैलरीज जा रही, कमीशन जा रही है, उन्हीं में से जाता है। तो इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है वो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में करते हैं। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये समरी नहीं बनाएंगे आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, इसका सिर्फ ये नेम होता है, ठीक है। और उसका जो पूरा पैटर्न है, जो कॉलम्स ड्रॉ होते हैं वो ये होता है कि एक ये कॉलम है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर की हेडिंग डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। और जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अलग अलग कैपिटल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। यहाँ पे ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स के जो है कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, वो उनके कॉलम्स आते हैं। और यहाँ पर एक जो कॉलम बनता है वो टोटल का बनता है। सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है हर क्वेश्चन जो होगा उसमें सेम ही होगी कि एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, ये जितने भी पार्टनर्स, अच्छा यहाँ पे 4 पार्टनर्स हों, 5 पार्टनर्स हों, 2 पार्टनर्स हों, कितने ही पार्टनर्स हों, उनके यहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ होते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर थे तो हमने 3 कॉलम्स ड्रॉ करे। और लास्ट होता है टोटल का। सबसे पहले जो भी नेट इनकम होती है वो हम रख लेते हैं। सबसे पहले हम नेट इनकम रखते हैं। नेट इनकम जो थी यहाँ पर, नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹1,25,000। ये रही 1,25,000 की नेट इनकम। तो सबसे पहले हमें वो मेंशन करना होता है समरी में, नेट इनकम, और यहाँ पे टोटल में आ जाएगी, ठीक है। इन 3 के कॉलम्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, अभी हमने नेट इनकम लिख के नेट इनकम टोटल के कॉलम में हमने मेंशन कर दी। उसके बाद हम देखेंगे इस नेट इनकम में से उनको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है कैपिटल बैलेंसेस, पार्टनर्स पर 7% इंटरेस्ट, जो भी इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं उन पर 7% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो हम जो है उनके कैपिटल से 7% लेते रहेंगे और हम इनके अकाउंट मतलब इनके कॉलम्स में लिखते रहेंगे। सबसे पहले ए का जो कैपिटल था वो 80,000 था। 80,000 का जो है वो आप 7% लेंगी और जो है वो ए के कॉलम में आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने जो है वो ए का कैपिटल लिया, उसका 7% लिया, जो भी अमाउंट है वो हमने ए के कॉलम में मेंशन कर दी। यहाँ पे स्पेस नहीं होता इसलिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके यहाँ पे मेंशन कर दिएगा। फिर बी का कैपिटल लेंगे, उसका आप 7% लेंगे, बी के कॉलम में वो अमाउंट मेंशन कर देंगे। फिर आप सी का कैपिटल लेंगे, उसका 7% इंटरेस्ट लेंगे, जो भी आपके पास अमाउंट आएगी कैलकुलेटर से वो आप सी के कॉलम में मेंशन कर देंगे। फिर सेकंड में ये है कि ए एंड बी विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2500 एंड 3300 रिस्पेक्टिवली। अब देखें यहाँ पर सिर्फ ए एंड बी रिसीव कर रहे हैं, सी नहीं रिसीव कर रहे। इट्स मीन कि ए एंड बी ने एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म वगैरह की होगी जिनकी इनको सैलरी दी जा रही है। सो ये मंथली है। तो यहाँ पर हम जो इनका अकाउंटिंग पीरियड देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पर हमें जो है वो साल की स्टार्टिंग डेट भी नहीं बताई हुई, ना एंडिंग डेट बताई हुई है। सो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा साल मतलब इन्होंने जो ईयर है, जो भी साल की जो नेट इनकम निकाली है, इन्होंने पूरा साल जो इसको यूज़ किया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथली सैलरी है। मंथली सैलरी मतलब 1 महीने की सैलरी है। और जब आपको साल की स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट नहीं दी हुई हो तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये पूरा साल इन्होंने यूज़ किया होगा। सो यहाँ पे 2500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ए एंड बी विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2500, ठीक है। ये मंथली सैलरी लेते थे, ठीक है। तो मंथली सैलरी लेते थे, कितने महीने इन्होंने ली ये नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होते हैं ये साल पे ख़त्म होते हैं, बिल्कुल 31 दिसंबर। अगर इनका जनवरी से स्टार्ट हो तो 31 दिसंबर पे इनका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा। सो यहाँ पर हम एनुअल सैलरी लिखते हैं। एनुअल सैलरी कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होती है, कभी नहीं दी हुई होती, तो हम क्या करेंगे, महीने कितने होते हैं पूरे साल के 12 मंथ्स होते हैं। तो हमने क्या करा कि जितनी भी मंथली सैलरी होगी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है और 3300 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि ये सैलरी है। 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करा, फिर हमने 3300 को 12 से मल्टीप्लाई करा।
इस ब्रैकेट को जो हमने मल्टीप्लाई करा था वो 30,000 हमने ए के कॉलम में डाल दिए, क्योंकि ए जो रिसीव करते थे मंथली सैलरी वो 2500 रिसीव करते थे, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, हमने ए के कॉलम में लिख दिया। फिर हमने जो है वो 3300 कौन रिसीव करते थे, बी रिसीव करते थे सैलरी मंथली, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, हमने बी के कॉलम में लिख दिया। और सी के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सी ने कोई एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म वगैरह नहीं करी होगी और इनको सैलरी भी रिसीव नहीं है। थर्ड में कह रहे हैं मिस्टर सी विल रिसीव एनुअल कमीशन ₹10,000। ठीक है, अब इन्होंने एनुअल कमीशन मतलब साल का कमीशन जो इनका बना 10,000 का। सो यहाँ पर हमने कमीशन लिखे, सी के कॉलम में हमने 10,000 लिख दी कि सी ने रिसीव करा एनुअल कमीशन 10,000 का, ए और बी ने नहीं करा, इसलिए हम इनके कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मतलब रिसीव नहीं हुआ है। फिर फोर्थ में कह रहे हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स कैपिटल एट स्टार्ट रेशियो। अब वो कह रहे हैं भाई इस प्रॉफिट मतलब ये जो नेट इनकम थी इसमें से इंटरेस्ट गया, सैलरी गई, कमीशन गया, अब कितना इसमें से प्रॉफिट बच रहा है, कभी प्रॉफिट भी बचता है कभी लॉस भी बचता है, तो वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वो फिर किस रेशियो से करते हैं, जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या वो बिगनिंग कैपिटल रेशियो हो सकता है, वो एंडिंग कैपिटल रेशियो हो सकता है, वो एवरेज कैपिटल रेशियो हो सकता है, एग्रीगेट रेशियो हो सकता है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सो यहाँ पे कैपिटल एट स्टार्ट इट्स मीन बिगनिंग कैपिटल रेशियो से। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यार रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है। सो हमने क्या करा, ए के जितनी भी अमाउंट्स हैं सबको टोटल किया और टोटल अमाउंट है 35,600। फिर 4,200 39,600 को हमने प्लस किया, इनकी टोटल अमाउंट आई 43,800। फिर 20,100 एंड 10,000, ये हो गए 12,800। फिर हमने इन तीनों अमाउंट को प्लस किया, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 92,200। ठीक है, इन तीनों अमाउंट को प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे कि भाई इनकम इतनी थी और इतनी अमाउंट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अब कितना जो है वो प्रॉफिट या लॉस जो है हमारे पास गिवन है। सो 1,25,000 को मैं 92,200 से माइनस कर दूंगी। सो यहाँ पे 32,800 बचे और ये प्रॉफिट बच रहा है क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है और जो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट गया है वो कम गया है। सो यहाँ पर अभी भी रिमेनिंग प्रॉफिट है 32,800 का। सो हम लिख देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 32,800 का, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो कैपिटल एट स्टार्ट, यहाँ पे ये भी लिखना है। अब यहाँ पे भी जो है ना वो स्पेस नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेटर से जो है वो रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे और कैपिटल से ही जो है इनकी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना जो इनके हिस्से में जो है रिमेनिंग प्रॉफिट आया है। सो यहाँ पर इनका जो बिगिनिंग कैपिटल था वो यहाँ ये था। ठीक है, 80,000 60,000 40,000, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैपिटल बैलेंस है, इसी को हम बिगिनिंग कैपिटल जो है वो कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने जो कैपिटल मतलब रेशियो कैलकुलेट करा वो इस तरीके से करा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेशियो एट कैपिटल स्टार्ट शेयरिंग रेशियो 432। अब 432 किस तरीके से आया, अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। देखें, तो यहाँ पे पार्टनर्स कितने थे, 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। उनके कैपिटल क्या थे, बिगनिंग कैपिटल रेशियो है, सो हम यहाँ पे बिगनिंग कैपिटल कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे एक ही कैपिटल था और वो ए का जो था वो 80,000 था, बी का जो था वो 60,000 था एंड सी का 40,000 था। हमें इसको एक ही टेबल से कट करना होता है और इस तरीके से रेशियो कट करना है, कौन सा टेबल चूज करना है, ये सब मैंने आपको पार्टनरशिप एडमिशन फॉर्मेशन एंड रिटायरमेंट में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। सो यहाँ पे हम कैपिटल बैलेंस लिखेंगे कोई से भी रेशियो के, अगर बिगिनिंग कैपिटल रेशियो है तो बिगिनिंग कैपिटल होगा, यहाँ पे एंडिंग कैपिटल रेशियो तो एंडिंग होगा, एवरेज कैपिटल रेशियो तो एवरेज कैपिटल होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा था कैपिटल एट स्टार रेशियो, तो यहाँ पर एक ही कैपिटल था, सो वही हमने अमाउंट्स यहाँ पे लिख दी। अच्छा देखें, जितने भी जीरो होते हैं ना वो हम कट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि इनमें 4 जीरो है, तो 4 जीरो आपस में कट हो जाएंगे। सो यहाँ पर बचा 8, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 4। अभी एक ही टेबल से कट होना चाहिए, एक ही टेबल से कट हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 432। अब 432 जो है वो एक ही टेबल से कट नहीं हो रहे हैं, सो यही रेशियो होगा। ठीक है, ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 3 है एंड 2 है। सो अगर हम इसको प्लस करें 4 3 7 7 8 9, सो यहाँ पर जो रेशियो टोटल आ रहा है वो 9 आ रहा है।
तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके 9th जो है वो पार्ट्स करते हैं, मतलब 9 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से 4 हिस्से ए लेते हैं, 3 हिस्से बी लेते हैं एंड 2 हिस्से जो है वो सी लेते हैं। सो यहाँ पर ये हमने लिख दिया कि भाई अब इनके ए का रेशियो क्या हो गया 4/9, बी का रेशियो हो गया 3/9 एंड सी का रेशियो हो गया 2/9। ये इनके रेशियो हो गए, ठीक है। अब हमने देखा भाई रिमेनिंग प्रॉफिट जो था हमारे पास वो था 32,800 का। हमने 32,800 लिए, हमने कैलकुलेटर में क्या किया, हमने कैलकुलेटर में ए का रेशियो लिया। भाई जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो 32,800 था, और फिर हमने ए का मतलब इसमें से हिस्सा निकाला कि ए को कितना जाता है प्रॉफिट, तो हमने ए का रेशियो लिया। ए का रेशियो मैंने आप लोगों को दिखाया था 4/9 था। सो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा एंड डिवाइड कर दिया 9 से। तो ए के जो हिस्से में आ रहे हैं वो इस तरीके से पॉइंट में आपके पास आ रहा होगा कि 14,577 और फिर समथिंग मतलब 778 वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से मतलब बड़ा नंबर अगर होता है तो हम जो है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 14,578। यहाँ पे हमने ये राउंड ऑफ कर दी, ठीक है। फिर हम बी का देखते हैं। आप रिमेनिंग प्रॉफिट लेंगे और आप क्या करेंगे बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का रेशियो था 3/9, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा एंड डिवाइड करा 9 से। सो आपके पास वैल्यू आई होगी 10,933 रुपीज़। यहाँ पे कोई राउंड ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो 5 से कम ही है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे 10,933 रुपीज़ देंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम स्किप कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट को हम जो है वो सी के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सी का रेशियो जो था वो 2/9 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 9 से डिवाइड करा। सो आपके पास वैल्यू आई होगी 7,288 और फिर पॉइंट के बाद जो है वो 5 से बड़ा नंबर 8 और लास्ट में 9 आ रहा है। सो यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। सो आपके पास अमाउंट ये होगी 7,289 रुपीज़। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा नंबर की हो तो हम क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ करा है और एक वैल्यू हमने एज इट इज़ वैसे लिख दी। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 1,25,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से ए को सैलरी गई, ए को इंटरेस्ट किया, फिर सैलरी गई, कमीशन नहीं गया इनके पास। इनको जो टोटल जो इंटरेस्ट सैलरी मिली वो थी 35,600। फिर इनको रिमेनिंग प्रॉफिट भी मिला वो है 14,578 रुपीज़। हमने इन दोनों अमाउंट को प्लस किया और हमने ए के कॉलम में यहाँ पे लिख दी कि 1,25,000 में जो ए को गया है टोटल अमाउंट वो गई है 50,178 रुपीज़। फिर हमने क्या करा कि बी को इंटरेस्ट गया, बी को सैलरी गई, बी को कोई कमीशन नहीं गया। सो टोटल अमाउंट क्या थी 43,800। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो गया वो 10,933 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। 1,25,000 जो नेट इनकम थी उसमें से बी को जो टोटल अमाउंट गई है वो गई है 54,733 रुपीज़। फिर हम देखेंगे कि सी को इंटरेस्ट गया था, सैलरी नहीं गई लेकिन कमीशन गया था। यहाँ पे टोटल अमाउंट थी 12,800। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट गया 7,289 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस करा और यहाँ पे टोटल अमाउंट आई 20,089 रुपीज़। सो जब आप इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपके पास 1,25,000 ही आएंगे। कि 1,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना इतना ईजी नहीं है। आप लोग मतलब अगर हम लोग जैसे कि अगर इसको सिंपल समझते तो हम क्या करते बस 1,25,000 की नेट इनकम थी, हम 1 by 1 कैपिटल रेशियो से मल्टीप्लाई करते रहते और हम लिखते रहते। लेकिन नहीं, कि मुनाफे के अलावा भी जो है वो चीज़ें कुछ जारी होती हैं, जैसे कि सैलरी जारी होती है, ठीक है ना। क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं कंपनी में, अलग अलग, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो है ना इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, सैलरी वगैरह आ जाती है, कमीशन वगैरह आ जाता है। तो उसी प्रॉफिट में से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचता है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो यहाँ पर जब आपने इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे आपके पास तो यही अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1,25,000 की। और जब भी आप इन तीनों अमाउंट को प्लस कर रहे हो और इस अमाउंट से अगर आप भी मैच नहीं कर रही हो तो फिर आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो गलत बनी होगी, ठीक है। आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जब भी करेक्ट होगी जब इन तीनों, जब आपने
पार्टनर्स में सारी अमाउंट मतलब सारा इनका जो सैलरी जा रही है, कमीशन जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट है, लॉस है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उन तीन जितनी भी अमाउंट्स होंगी टोटल उनको आप प्लस करेंगे तो आपकी नेट इनकम के बराबर ही होगा। और ज़रूरी नहीं है कि नेट इनकम ही हो, कभी कभार नेट लॉस भी होता है। और इसी तरीके से जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये भी कभी कभार रिमेनिंग लॉस भी होता है। ठीक है, सो अब हम जहाँ जहाँ एंट्रीज पर आ जाते हैं। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी थी, उसके बाद जहाँ जहाँ एंट्रीज मैंने बताया था कि इससे दो ही तरह की होंगी। एक ये होगी कि ड्राइंग वगैरह होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी प्रॉफिट जो नेट इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है हम उसकी एक एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग जो थी वो 20,000, 12,000, 15,000 ये अलग अलग पार्टनर्स की हमें करके दी हुई थी कि ए की जो वो 20,000 है, बी की जो वो 12,000 है, एंड सी की जो वो 15,000 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एंट्रीज, अगर कोई पार्टनरशिप का नाम है तो वो नेम वगैरह डलेगा, अगर नाम नहीं है तो डायरेक्ट आप जहाँ जहाँ एंट्रीज लिख दीजिएगा। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमने देखा, अच्छा ड्राइंग की जो एंट्री होती है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, जो आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में देखा होगा कि जो ड्राइंग की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो सिंपल ये होती है कि ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर बैंक से जो है वो कैश विड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ वगैरह तो बताई नहीं कि ड्राइंग जो इन्होंने करी है वो क्या चीज़ विड्रॉ करी बिजनेस से, तो इट्स मीन कैश ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एज ड्राइंग, मतलब यहाँ पे किसी की भी ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, इसलिए हमने ड्राइंग के साथ उनका नेम वगैरह मेंशन करना है। तो यहाँ पर नेम वगैरह था नहीं, ए बी एंड सी करके नाम दिए गए थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एज ड्राइंग, कैश क्रेडिट। और ए की ड्राइंग कितनी थी 20,000, हमने 20,000 रिकॉर्ड करी टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ ए। फिर बी की ड्राइंग भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करेगी, 20 ड्राइंग, कैश क्रेडिट 12,000, 12,000 टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ बी। सी की ड्राइंग भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करी, सी की अमाउंट लिख देंगे कितना इन्होंने विड्रॉ करा 15,000 टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ सी। ये हमने सिर्फ ड्राइंग की जो है वो रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन ड्राइंग की रिकॉर्डिंग के बाद जो है उसको क्लोज भी करना होता है। और ड्राइंग को क्लोज इस तरीके से करते हैं, देखिए ड्राइंग की जो नेचर है वो डेबिट है, तो जब भी हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो डेबिट साइड पर आती है, जब हम इसको क्लोज कर रहे होंगे तो वो कहाँ चल जाएगी, क्रेडिट साइड पे। तो इस तरीके से हमने लिख दी कि भाई ए की ड्राइंग भी 20,000 से क्रेडिट साइड पे चल गई, बी की ड्राइंग भी 12,000 से क्रेडिट साइड पे चल गई, एंड सी की ड्राइंग भी 15,000 से क्रेडिट साइड पे चल गई। इस वजह से किस चीज़ में कमी आई, तो इस वजह से जो है वो उनके कैपिटल्स में कमी आती है, क्योंकि उनके कैपिटल्स कम होते हैं। क्योंकि ड्राइंग जो होती है ना वो बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं ना उसमें से जो पैसे विड्रॉ हो रहे होते हैं वो ड्राइंग कहलाती है। तो जब भी हम ड्राइंग जो है, जब भी हम कैश वगैरह विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे कैपिटल्स कम होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यार हर जगह करंट अकाउंट क्यों आ रहा है, तो करंट अकाउंट इसलिए लिखते हैं जब भी क्वेश्चन में दिया जाए कि फिक्स मेथड है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, करंट अकाउंट। जब क्वेश्चन में इस तरीके की कोई बात नहीं की जाए और वो कहें कि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ होता है या वो कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पे कैपिटल आएगा। अभी उन्होंने कहा था कि फिक्स मेथड है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो ये कहती है कैपिटल आर फिक्स एंड पार्टनर यूज़ द करंट अकाउंट, तो हर जगह जो है वो करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ड्राइंग की वजह से जो है वो ए बी एंड सी के करंट अकाउंट जो है वो कम हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट, कितने से 20,000 से, 12,000 से, 15,000 से, टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। हमने ड्राइंग को क्लोज कर दिया, और वो किस में होती है, उनके जो भी पार्टनर्स की होगी ड्राइंग उनके कैपिटल अकाउंट से जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो जब भी ड्राइंग क्लोज होती है तो वो क्रेडिट साइड पे चल जाती है और उनके अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। और हमेशा देखिएगा जब भी फिक्स मेथड मतलब फिक्स मेथड हो या ये लिखा हुआ कि पार्टनर यूज द फिक्स वो करंट अकाउंट, पार्टनर यूज द करंट अकाउंट, तो हम हर जगह करंट अकाउंट कंसिडर करेंगे। थर्ड एंट्री ये बनेगी, नेट इनकम थी और नेट इनकम की, और ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट एंट्री है। अब नेट इनकम हमारी थी 1,25,000। तो नेट इनकम की जो नेचर होती है ना वो होती है क्रेडिट, क्योंकि जब हमारे पास ये आई होगी, ठीक है ना, जब हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो बनाई होगी और उसको रिकॉर्ड किया होगा तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, लेकिन अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, भाई खत्म हो गई। ठीक है, हमारे पास एक नेट इनकम थी वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब हमारे पास नेट इनकम तो नहीं बची ना, हमने तो पार्टनर्स को दे दी, तो ये नेट इनकम क्या हो गई, खत्म हो गई, क्लोज हो गई। तो ये क्लोज होते हुए कहाँ चल जाएगी, डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं, आप इनकम समरी अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं, और आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 3 अकाउंट हैं जो आप इसकी जगह जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इनका मतलब एक ही है, तो कोई मसला नहीं है, मतलब कोई गलत वगैरह नहीं हो जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है,
सो इनकम थी, उसकी नेचर क्रेडिट थी, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसका मतलब है कि वो क्लोज हो रही है, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। और प्रॉफिट से मतलब किस चीज़ में मतलब इंक्रीमेंट होती है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स में होती है, ठीक है। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे, और हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम करंट लिखेंगे, ठीक है। तो ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज लिखे हैं, भाई हमें तो पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो खत्म हुआ है वो 1,25,000 से लिखा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी ना वो हम ये वाली कंसिडर करेंगे। ये 1,25,000 की नेट इनकम थी, ए को जो गई वो 50,178 रुपीज़ की, हमने यहाँ पे 50,178 रुपीज़ लिखी है। फिर हमने बी को जो गए 54,733 रुपीज़, 54,733 रुपीज़। फिर हमने देखा 12,800 वो ये रही 20,089 रुपीज़ से, यहाँ पे 20,089 रुपीज़। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो वो एंट्री है। तो जब भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पर आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर चल जाएगा। और हमेशा अगर फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड है या पार्टनर्स यूज करें करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी लॉस होता है तो फिर क्या होगा, पार्टनर से अकाउंट लॉस की वजह से कम होते हैं तो वो फिर डेबिट साइड पे चल जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। ये ही बस जो है वो मतलब थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। नेट इनकम होगी तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे चल जाएगा और पार्टनर से अकाउंट क्रेडिट साइड पे चल जाएंगे। लेकिन अगर नेट लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट जो वो डेबिट साइड पर होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर होगा। और अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल अकाउंट। ये सी माइनर सा जो है इफेक्ट पड़ता है फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड का। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी थी एंड चेंज एंड इंक्रीज थी।